हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो में हम लोग देखे थे, जैसे कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर से। तो उसमें हम लोग देखे थे कि स्टेट का प्रयोग क्या था और स्टेट का प्रयोग के बारे में पूरी अध्ययन किए थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश जब गति करता है तो उस आवेश पे कितना बल लगता है, यहाँ तक कि हम लोग चर्चा कर लिए थे। और उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और विद्युतीय क्षेत्र की एसआई मात्रक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। आज उसके आगे हम देखते हैं कि पॉइंट है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसे कहते हैं और इसी को इस और पूछ दिया जाता है लॉरेंज संबंध। पूछता है लॉरेंज संबंध क्या होता है, ये बताएं। लॉरेंज संबंध से क्या समझते हैं, यानी लॉरेंज बल से क्या समझते हैं, तो दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश, मान लेते हैं कोई आवेश Q है, ये आवेश जब स्थिर है, एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब कोई एक आवेश है Q, वो स्थिर है मतलब कि रुका हुआ, और वही आवेश जब गति में है तो क्या हो सकता है, ये बात को समझना है पहले। तो जब कोई आवेश स्थिर रहता है तो ये सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यही आवेश जब गति में है तो हम बताए थे कि जब स्टेट का प्रयोग के अनुसार कि जब कोई किसी तार से विद्युत धारा गुजरती है तो उस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर समझने की कोशिश करें तो उस तार से क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा कहने का सेंस है कि उस तार से आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश जब गति में है तो ये तो आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र बनेगा ही, विद्युतीय क्षेत्र बनेगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी कि जब कोई आवेश स्थिर रहेगा तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, और यही आवेश जब गति में रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा। ये पॉइंट है समझने में। अब देखते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल समझते हैं कि लॉरेंज बल जो क्या है, लॉरेंज बल विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर लगाया गया बल और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उसी आवेश पर लगाया गया बल, दोनों का योगफल जो होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, माना कि Q आवेश Q, माना कि आवेश Q किसी विद्युतीय क्षेत्र B, विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की उपस्थिति में भी वेग तथा थीटा कोण के साथ गति में है। तो क्या माने, मान लें कि कोई आवेश है Q, क्या माने कि कोई एक आवेश है Q किसी विद्युतीय क्षेत्र E, कोई एक विद्युतीय क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की उपस्थिति में, कहने का मतलब कि वहां पर विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, दोनों की उपस्थिति में ये जो आवेश है वो भी वेग के साथ तथा थीटा कोण के साथ गति में है, तो क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है, क्या है? विद्युतीय क्षेत्र मान लेते हैं E। क्या मान लें? विद्युतीय क्षेत्र E। इसमें जो आवेश Q है, ये जो आवेश Q, ये Q इस तरह से थीटा कोण पर भी वेग के साथ गति कर रहा, और यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है B। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में भी यही आवेश है Q
जो थीटा एंगल के साथ और भी वेग के साथ क्या कर रहा है, दोनों गति में है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युतीय क्षेत्र भी है। वहां पे क्यू आवेश भी वेलोसिटी तथा थीटा एंगल के साथ दोनों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब यहाँ से हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पे कितना बल लगेगा, इस विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पे कितना बल लगेगा। तो हम लोग पहले की वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं कि जब कोई आवेश किसी विद्युतीय क्षेत्र में भी वेलोसिटी तथा थीटा एंगल के साथ गति करता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पे कितना बल लगता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि Fb जो होता है वो Fb यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल QVB sin थीटा के बराबर होता है। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो QV क्रॉस B ये होता था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे है कि ये विद्युतीय क्षेत्र E है, इस विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश Q है जो V वेग के साथ तथा थीटा एंगल के साथ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसमें गति कर रहा है। तो इस विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पे कितना बल लगेगा। तो हम लोग पहले वाला चैप्टर में ये देखे हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर नोट कर रहे हैं। E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू यानी कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो E क्यू आके इसके साथ गुना हो जाएगा यानी कि एफ ई, मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा जो लगा बल होता है वो Q इंटू ई वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि इसके लिए तो ये हो गया यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए, लेकिन यहाँ जो विद्युतीय क्षेत्र है इसके लिए जब लिखे हम लोग एफ ई तो क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे थे क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पे एफ ई मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा जो इस आवेश पे बल लग रहा है तो एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं कि कुल कितना बल लगेगा। तो कुल यानी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी प्लस में एफ ई, एफ बी प्लस एफ ई। ये जो एफ होगा बाबू, एफ बी का वैल्यू कितना है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी प्लस क्यू इंटू ये जो एफ ई है कितना, क्यू इंटू ई वेक्टर। दोनों में क्यू है, अगर क्यू कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा वी क्रॉस बी और प्लस में वेक्टर ई। इसी को कहते हैं बाबू लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। और ये जो रिलेशन निकल गया दोनों में इसी को कहते हैं लॉरेंज संबंध। यही है लॉरेंज बल, ज्यादा कुछ नहीं है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग लॉरेंज बल समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेशित चालक पर लगा बल। क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान से समझिएगा हेडिंग, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेशित चालक पर लगा बल। मतलब कोई एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें कोई एक आवेशित चालक, आवेशित चालक कहने का मतलब वैसा तार जिससे आवेश का प्रवाह हो रहा है, उस वैसा तार क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। तो इस आवेशित चालक पर यानी कि उस आवेशित तार पर कितना बल लगेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, वो हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं, फिगर से समझते हैं कि वो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें क्या रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेशित चालक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक आवेशित चालक उपस्थित है। आवेशित चालक कहने का मतलब है, अभी हम जैसे तुरंत बताएं
कि वैसा चालक यानी कि जिससे क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो मतलब कि कोई एक तार होगा, तो इस तरह से मान लेते हैं कि कोई तार उपस्थित है, ये कोई एक चालक तार उपस्थित है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तथा ये जो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं a, तथा तार की लंबाई मान लेते हैं l, तथा ये जो तार है वो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इतना हम लोग को मानना पड़ेगा। तो जो हम लोग माने उसको लिखते हैं। माना कि चुंबकीय क्षेत्र B में उपस्थित चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्या है, क्या मान लिए कि जो आवेशित चालक तार है इसकी लंबाई L मान लिए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको A मान लिए, तथा इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या मान लिए, जो भी हम लोग इस फिगर के अंतर्गत बनाए हैं उसको मान लिया। माना कि कोई चुंबकीय क्षेत्र B है, उसमें उपस्थित चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A मान लिए, तथा इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और मान लीजिए, और तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक की संख्या n है। क्या है, n है। संख्या कितना मान लिए, n। इस लाइन को समझिएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि लंबाई L है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है तथा इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और तार के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहक की संख्या। आवेश वाहक का कहने का मतलब है कि इस तार से जो आवेश लेकर जा रहा है उसकी संख्या कितना है, n है। कहाँ पे, एकांक आयतन में, मतलब कि जितना आयतन है उसका यूनिट जो वॉल्यूम होगा उसमें n नंबर है आवेश वाहक का। आवेश वाहक मतलब आवेश को ले जाने वाले की संख्या। कितना मान लिए हम लोग, n मानते हैं। अब यह हम लोग जानते हैं FB इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये इक्वेशन हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि निकाल चुके हैं कि कोई विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश Q भी वेग के साथ तथा थीटा एंगल के साथ गति कर रहा है तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल QVB sin थीटा होता है। तो ये जो इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन है किसी एक आवेश Q के लिए, कोई एक आवेश Q के लिए है तथा उसका गति V है तथा B sin थीटा, ये एंगल थीटा वहां भी था, ये थीटा हम लोग यहाँ भी माने हैं, और ये B यानी चुंबकीय क्षेत्र वहां भी था, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी है। तो ये दोनों में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। ये जो B sin थीटा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें हम लोग कि ये जो Q आवेश था वो एक छोटा सा आवेश था, Q आवेश था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एक तार है, अब इससे जो आवेश गुजर रहा है, तो ये तो हम लोग को नहीं पता है कि यहाँ पे जो आवेश है वो Q है, लेकिन यहाँ के आवेश क्या है, अलग है। तो इसका आवेश अगर निकाल कर यहाँ पे रख दें, और ये जो वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी इस आवेश के था, ये जो गति भी है इस आवेश के था। अब यहाँ पे जो आवेश वाहक है जो आवेश को लेकर जा रहा है, तो ये आवेश वाहक का अगर वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दें तो ये पूरा फोर्स निकल जाएगा, इस तार का फोर्स, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस तार पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकल जाएगा।
तो हम लोग, अब मेरा मकसद यही है, हम लोग का मकसद यही है कि हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो तार है, इस तार से कितना आवेश जा रहा है, यानी कि इस तार से प्रवाहित होने वाले आवेश का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एकांक आयतन में आवेश वाहक की संख्या कितना माने, n माने। तो एकांक आयतन में n है, अगर पूरा के आयतन निकाल के अब इसका आवेश वाहक की संख्या गुना कर दें तो कुल आवेश वाहक निकल जाएगा। तो हम लोग पहले ज्ञात करते हैं तार का आयतन। तार का आयतन, तार का आयतन, आयतन कैसे निकलता है बाबू, जब किसी के क्षेत्रफल को उसकी लंबाई या ऊंचाई के साथ गुना कर देते हैं तो उसकी आयतन निकलता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, a गुना इसकी लंबाई कितना है, l, तो a l जो है इस तार का आयतन हो गया। अब ये कुल आयतन है और यहाँ एकांक आयतन है, एकांक आयतन में n, तो al आयतन में al गुना l, तो निकालते हैं कुल आवेश वाहक की संख्या। कुल आवेश वाहक की संख्या जब निकालेंगे तो ये हो गया आयतन और गुना एकांक आयतन में n, तो ये कुल आवेश वाहक कितना हो जाएगा, al गुना n। ये बात थोड़ा सा समझिएगा, एकांक आयतन में n है, आयतन टोटल कितना निकालें, al, क्षेत्रफल गुने लंबाई, ये कुल आयतन हो गया। अब इस कुल आयतन को एकांक आयतन में आवेश वाहक की संख्या के साथ गुना कर देंगे तो कुल आवेश वाहक की संख्या निकल जाएगा al गुना n। तो ये तो हो गया आवेश वाहक की संख्या। अब आप लोग से एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि अब बताओ कि इस तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो लेकर कौन जा रहा होगा। 5 सेकंड टाइम देना हम आप लोग को, सोचिए थोड़ा सा कि इस तार में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस आवेश को लेकर कौन जा रहा है। आवेश वाहक की संख्या l गुना n आ गया, लेकर कौन जा रहा होगा आवेश, सोच लिए। जब भी आवेश प्रवाहित होता है तो उसको लेकर जाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होना, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को, मतलब ये जो al गुना n आया, ये किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को इस कुल संख्या के साथ गुना कर दें तो इस तार का पूरा आवेश हमको निकल जाएगा। तब कुल आवेश कितना हो जाएगा, तार का कुल आवेश इज इक्वल टू ALN गुना E। तो ALNE ये हो गया कुल आवेश, मतलब कि क्या है, Q है। क्या है ये, Q। तो Q निकल कर कितना आ गया, ALNE। अब इस Q का वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, इस Q के जगह पुट कर देंगे। लेकिन अभी हमको भी नहीं निकला है। अब तुम लोग से एक बात पूछना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी तार से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गति करता है, इधर से उधर जाने लगता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो क्या कहलाता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ध्यान देना बाबू, तो जब किसी तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और उस इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो संवहन वेग कहलाता है। और संवहन वेग को हम लोग VD द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, संवहन वेग। संवहन वेग को VD द्वारा सूचित करते हैं और VD इक्वल टू यहाँ से क्या होता है कि जब VD हम लोग निकालना चाहें तो VD इज इक्वल टू होता है I बट्टा NEA। क्या होता है, VD इज इक्वल टू I बट्टा NEA। और यहाँ से जब I निकालना चाहें तो ये NEA ले जाके इधर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, VD इंटू NEA। ये VD का मतलब ये होता है संवहन वेग, इसका इंग्लिश होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD का फुल फॉर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी और VD का हिंदी क्या होता है, संवहन वेग। संवहन वेग मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसे संवहन वेग कहते हैं। तो यहाँ से I कितना निकल के आ गया, I इज इक्वल टू VD इंटू NEA। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि
अब इस इक्वेशन से चलते हैं, यहाँ से एफ बराबर, तो एफ भी तो अब नहीं रहा, एफ भी है लेकिन किस पे लगेगा, तार पर, तो एफ भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यू आवेश कितना है, ए एल एन ई, ए एल एन ई, ये हो गया आवेश क्यू की जगह। भी मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, संवहन वेग। संवहन वेग को सूचित किस चीज से करते हैं, वी द्वारा, यहाँ पे पुट कर दो वी और इंटू बी साइन थीटा, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आई के वैल्यू कितना है, वी डी एन ई ए, वी डी एन ई ए, इसको अगर अच्छे तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, वी डी एन ई ए और एल बी साइन थीटा, कोई दिक्कत, आगे पीछे कर दें और ज्यादा कुछ नहीं चेंजिंग किए हैं। अब देखिए कि वी डी एन ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आई है, तो एफ बी बराबर लिख सकते हैं आई इंटू एल बी साइन थीटा, आई इंटू एल बी साइन थीटा। इसको जब वेक्टर में लिखेंगे तो एफ बी इक्वल टू आई बाहर ले लो और एल बी साइन थीटा तो लिख सकते हैं एल क्रॉस बी। यही हो गया बाबू कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी है इसमें कोई तार को रखते हैं, यानी कि आवेशित चालक अगर उपस्थित होता है तो इस आवेशित चालक पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स होगा एफ होगा वो आई एल बी साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से भी कई कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग निकाल लें कि थीटा एंगल पे है, ये थीटा चेंज हो सकता है, अगर 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो वो देखते हैं हम लोग आगे। तब तक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ध्यान देंगे आगे, यही क्वेश्चन निकल के आया, एफ बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये निकल के आया। तो देखते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 कहने का मतलब है, समझिएगा कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब इसमें जो तार उपस्थित है वो कितना डिग्री पे, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का सेंस है कि इसी के समांतर होगा, जैसे कि ये है, मान लो कि ये है चुंबकीय क्षेत्र, अब ये है तार, तो अगर ये तार के साथ 0 डिग्री कहने का मतलब इसके पैरेलल जब होगा तो दोनों के बीच में कुछ एंगल नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही इंक्लाइन करेगा इस तरह से होगा तो ये दोनों के बीच एंगल बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, एंगल बनेगा, लेकिन जैसे जैसे इसको पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल करेंगे तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तो 0 डिग्री। अब जैसे ही इसको घुमा दे, जैसे कि ये मान लो कि ये जो इसका कैप है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ये जो कैप है ये बता रहा है इसकी यानी कि तार यानी कि करंट की दिशा बता रहा है। तो देखिएगा क्या कि ये है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ये है जो तार यानी कि विद्युत धारा की दिशा बता रहा है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में धारा की दिशा है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही इसको उल्टा कर दें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत अगर धारा की दिशा है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री। लेकिन जब एक दूसरे को इस तरह से कर दें, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ब्लैक वाला धारा की दिशा, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यही 3 कंडीशन हम लोग को समझना है। तो यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मान लेते हैं कि जो तार था वो कुछ इस तरह से था और ये जो धारा की दिशा है वो इधर है, ये है आई। अब बताओ दोनों के बीच में थीटा कितना, 0 डिग्री। तो जो एफ बी होगा कितना होगा, आई एल बी साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब एफ बी बराबर 0। जब कोई चालक तार यानी कि आवेशित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो उस आवेशित चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स 0 हो जाता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री के कहने का सेंस क्या है कि ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र।
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, लेकिन जो तार हम लोग लगाएंगे धारा की दिशा क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ये कोई आवेशित चालक तार है, इसकी डायरेक्शन विद्युत धारा किधर से जा रहा है, इसके अपोजिट साइड, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र इधर और धारा इधर, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री, 180 डिग्री। इस कंडीशन में एफ बी इज इक्वल टू ILB साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का वैल्यू 0, इसलिए एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि समांतर, जब भी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अगर आवेशित चालक तार है तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। एक लास्ट कंडीशन है, केस नंबर 3, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, कहने का मतलब है कि ये है बाबू चुंबकीय क्षेत्र, क्या है ये, चुंबकीय क्षेत्र B। अब इसके पैरेलल नहीं, सॉरी, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से क्या है कि कोई आवेशित चालक तार, इस तरह से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर और धारा इधर जा रहा है, मतलब एक क्या है, एक दूसरे के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री के एंगल बना है। तो एफ बी जो होगा, एफ बी कितना होगा, ILB साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, इसलिए ILB, यानी कि जो एफ बी है वो ILB के बराबर होगा, और यही सबसे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 3 कंडीशन है बाबू कि जब कोई आवेशित चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो तो फोर्स 0, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो फिर भी फोर्स 0, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो फोर्स जो होगा वो ILB के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बने रहें और कोरोना काल में घबराए नहीं। जय हिंद।